नमस्कार, बौद्धलोक में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान के एक ऐसे अध्याय की गहराई में उतरेंगे जो हमारे चारों ओर है, हमारे अंदर है, कार्बन और उसके यौगिक। पेंसिल के नोक से लेकर हमारे डीएनए तक, मतलब हर जगह कार्बन ही कार्बन है। हमारा मिशन है इसके सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को एकदम सरल और यादगार बनाना। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि ये अध्याय बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, कार्बन में ऐसा क्या खास है? हम नाइट्रोजन या ऑक्सीजन पर पूरे पूरे अध्याय क्यों नहीं पढ़ते? ऐसा लगता है जैसे पूरी केमिस्ट्री का राजा कार्बन ही है। और राजा शब्द यहाँ बिल्कुल सही बैठता है। और कार्बन की इस बादशाहत के पीछे आप कह सकते हैं दो अनोखी शक्तियां हैं। अच्छा, कौन सी? पहली है चतुष्संयोजकता, मतलब टेट्रावैलेंसी, और दूसरी है श्रृंखलन यानी कैटनेशन। चतुष्संयोजकता का मतलब है कि कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, जिससे वो एक साथ 4 अलग अलग परमाणुओं से दोस्ती कर सकता है, यानी 4 बंध बना सकता है। 4 बंध, मतलब उसके पास दोस्ती करने के लिए 4 हाथ हैं। लेकिन यहीं पर एक उलझन है। हमने पढ़ा है कि परमाणु स्थिर होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या ले लेते हैं। तो कार्बन स्थिर होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ले क्यों नहीं लेता, या अपने चारों इलेक्ट्रॉन दे क्यों नहीं देता? ये शेयरिंग का मुश्किल रास्ता क्यों चुनता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका कारण कार्बन के परमाणु के बिल्कुल केंद्र में, उसके नाभिक में छिपा है। सोचिए, कार्बन के नाभिक में 6 प्रोटॉन हैं। अगर वो बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो कुल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इन 6 प्रोटॉनों के लिए 10 इलेक्ट्रॉनों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। परमाणु अस्थिर हो जाएगा। ठीक है, तो लेना मुश्किल है, देने में क्या परेशानी है? देने में ऊर्जा की बहुत बड़ी परेशानी है। अपने 4 बाहरी इलेक्ट्रॉनों को एक-एक करके बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए। अच्छा, कार्बन के पास उतनी ऊर्जा नहीं होती, इसलिए कार्बन एक बहुत ही समझदारी वाला बीच का रास्ता अपनाता है। न लेना न देना, बल्कि साझा करना। शेयरिंग। हाँ, शेयरिंग। और इसी साझेदारी से बने मजबूत रिश्ते को हम कहते हैं सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये शेयरिंग इज केयरिंग वाला सिद्धांत अपनाता है। ये साझेदारी असल में दिखती कैसी है? क्या हम इसे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि मीथेन CH4? बिल्कुल, इसे इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना से बहुत अच्छे से देख सकते हैं। कल्पना कीजिए 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों को स्थिर होने के लिए 2-2 चाहिए। ठीक है। तो वो आपस में अपना एक एक इलेक्ट्रॉन साझा कर लेते हैं। अब दोनों के पास साझा किए हुए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और दोनों खुश। ये बन गया H2 अणु। और ऑक्सीजन में, जिसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे 2 की जरूरत होती है। एकदम सही। तो 2 ऑक्सीजन परमाणु अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन बीच में रखकर साझा कर लेते हैं, जिससे बनता है द्विबंध यानी डबल बॉन्ड। और मीथेन, अब आते हैं हमारे हीरो मीथेन पर। यहाँ कार्बन बीच में खड़ा है अपने 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ। वो 4 हाइड्रोजन परमाणुओं को बुलाता है और हर एक के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करता है। तो कार्बन के 8 पूरे हो गए और हाइड्रोजन के 2-2। बिल्कुल। नतीजा ये होता है कि कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी उसका अष्टक पूरा हो जाता है और हर हाइड्रोजन का द्विक पूरा हो जाता है। एक परफेक्ट टीम बन जाती है। तो कार्बन बॉन्डिंग का मास्टर है, लेकिन मैंने सुना है कि ये भेस बदलने का भी मास्टर है। मतलब वही कार्बन कभी पेंसिल की नोक जितना नरम होता है तो कभी हीरे जितना कठोर। ये कैसे मुमकिन है? ये बात सच में हैरान करने वाली है। आपकी पेंसिल की नरम नोक और दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा, दोनों एक ही चीज से बने हैं, शुद्ध कार्बन। अरे वाह! इन्हें कार्बन के अपर रूप या एलोट्रोप्स कहते हैं। फर्क सिर्फ परमाणुओं की जमावट का है, उनकी सोशल नेटवर्किंग का। सोशल नेटवर्किंग, ये दिलचस्प है। मतलब उनकी बनावट में फर्क है। बिल्कुल। हीरे में हर एक कार्बन परमाणु अपने 4 पड़ोसी कार्बन परमाणुओं से एक मजबूत 3D जाल में जकड़ा हुआ है। कोई भी परमाणु अपनी जगह से हिल नहीं सकता। इसी मजबूत संरचना की वजह से हीरा इतना कठोर होता है। और क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स इस जाल में फंसे हुए हैं, कोई भी फ्री नहीं है। हाँ, इसीलिए हीरा बिजली का चालन नहीं करता, वो एक कुचालक है। और ग्रेफाइट जो पेंसिल में होता है, वो तो इतना नरम है कि कागज पर निशान छोड़ देता है। ग्रेफाइट की संरचना को आप ताश के पत्तों की गड्डी की तरह सोच सकती हैं। अच्छा। हर पत्ता 6 कोनों वाली, मतलब षटकोणीय, एक मजबूत कार्बन की परत है। लेकिन ये परतें एक दूसरे से बहुत कमजोर तरीके से जुड़ी होती हैं। तो वो एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। हाँ,
इसीलिए जब आप पेंसिल से लिखती हैं तो यही परतें फिसलकर कागज पर उतर आती हैं और इसी वजह से ग्रेफाइट नरम और चिकना होता है। और ग्रेफाइट बिजली का सुचालक क्यों है? वहाँ क्या अलग है? वहां ये अलग है कि हर कार्बन परमाणु सिर्फ 3 दूसरे कार्बन से जुड़ता है। उसका चौथा इलेक्ट्रॉन हर परत में घूमने के लिए आजाद रहता है। ओके। और यही आजाद इलेक्ट्रॉन बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। और एक फुलरीन भी होता है ना, फुटबॉल जैसा? हाँ बिल्कुल, फुलरीन, जिसका आकार एक फुटबॉल जैसा होता है। ये नैनो टेक्नोलॉजी जैसे नए क्षेत्रों में काम आता है। ठीक है, तो कार्बन खुद से जुड़कर कमाल कर सकता है। अब अगर इसका सबसे अच्छा दोस्त हाइड्रोजन इस पार्टी में शामिल हो जाए तो क्या होता है? मैंने हाइड्रोकार्बन नाम के एक बहुत बड़े परिवार के बारे में सुना है। हाँ, हाइड्रोकार्बन कार्बनिक रसायन की रीढ़ है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक है और इन्हें हम 2 मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त मतलब संतुष्ट जैसा, और असंतृप्त मतलब असंतोषी, ऐसा कुछ है क्या? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। वो पूरी तरह से हाइड्रोजन से भरे होते हैं और नए परमाणुओं को जोड़ने की कोई जल्दी नहीं दिखाते। वो संतुष्ट हैं। और इन्हें एल्केन कहते हैं? हाँ, इन्हें एल्केन कहते हैं, जैसे मीथेन और ईथेन। तो फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतुष्ट हुए, इसका मतलब वो ज्यादा अभिक्रियाशील होंगे? एकदम। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध होता है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड? जी, ये बॉन्ड थोड़े कमजोर होते हैं और आसानी से टूटकर नए परमाणुओं को अपने साथ जोड़ सकते हैं। वो हमेशा किसी नए परमाणु से जुड़ने के मौके की तलाश में रहते हैं। तो डबल बॉन्ड वालों को एल्कीन कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वालों को एल्काइन? बिल्कुल सही। द्विबंध वाले एल्कीन और त्रिबंध वाले एल्काइन कहलाते हैं। मैंने देखा है कि एल्केन की एक पूरी लिस्ट होती है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब एक जैसे लगते हैं, एक ही परिवार के सदस्य। क्या केमिस्ट्री में ऐसे परिवारों का कोई खास नाम होता है? बिल्कुल, इसे कहते हैं समजातीय श्रेणी या होमोलॉगस सीरीज। इसे आप एक ही परिवार की पीढ़ियों की तरह समझ सकते हैं। सबका सरनेम एक ही है, मतलब उनका क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है। अच्छा। जिससे उनके रासायनिक गुण मिलते जुलते हैं और हर अगला सदस्य पिछले वाले से बस एक CH2 समूह बड़ा होता है। और इसी वजह से उनके भौतिक गुणों में, जैसे गलनांक या क्वथनांक में, एक क्रम से बदलाव आता है। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब उस कार्बन की चेन में अगर कोई बाहरी मेहमान आके जुड़ जाए तो वो पूरे परिवार का व्यवहार बदल देता है। हाँ। ये क्रियात्मक समूह क्या है? क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप अणु का वो हिस्सा है जो उसकी पर्सनैलिटी तय करता है। ये उस यौगिक का पहचान पत्र बन जाता है और तय करता है कि वो दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करेगा। जैसे अगर एल्केन चेन में OH समूह जुड़ जाए तो वो अल्कोहल बन जाता है। अगर CHO जुड़े तो एल्डिहाइड। और अगर COOH समूह जुड़े तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है, जिसका व्यवहार एक एसिड जैसा हो जाता है। हमारे स्रोतों में 2 यौगिकों पर बहुत जोर दिया गया है, इथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। ये इस कहानी के 2 जरूरी किरदार लगते हैं। हाँ, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। एथेनॉल यानी C2H5OH वही अल्कोहल है जो अल्कोहलिक पेय में होता है। वहीं एथेनोइक अम्ल CH3COOH को हम एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं, जो सिरके में पाया जाता है। अच्छा, सिरके वाला एसिड। इन दोनों में फर्क कैसे पता करते हैं? इनका टेस्ट करना बहुत आसान है। एथेनॉल सोडियम धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, लेकिन एथेनोइक अम्ल, क्योंकि वो एक एसिड है, वो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जैसे बेकिंग सोडा के साथ तेजी से बुलबुले छोड़ता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। अच्छा, तो एक एसिड और एक अल्कोहल, जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? मैंने एस्टरीकरण के बारे में पढ़ा है। जब एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल को किसी अम्ल उत्प्रेरक की मौजूदगी में गर्म किया जाता है तो एक बिल्कुल नया यौगिक बनता है, जिसे एस्टर कहते हैं। एस्टर। और इसकी सबसे खास बात है इसकी मीठी फलों जैसी गंध। इत्र और खाने के फ्लेवर इसी से बनते हैं। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। तो एक एसिड और एक अल्कोहल से इत्र और फ्लेवर बनते हैं, लेकिन फिर मैंने पढ़ा कि इसी एस्टर से साबुन भी बनता है। ये तो बहुत अजीब है। इत्र और साबुन तो बिल्कुल अलग दुनिया की चीज है। ये साबुनीकरण की प्रक्रिया आखिर है क्या? ये कनेक्शन वाकई हैरान करने वाला है। जब हम उस एस्टर की अभिक्रिया किसी क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। हमें वापस अल्कोहल
और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण मिलता है, और यही लवण साबुन है। अरे वाह! इस प्रक्रिया को साबुनीकरण या सैपोनिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ से हम साबुन पर आते हैं। ये एक बहुत ही सामान्य लेकिन जादुई चीज है। तो ये साबुन मैल साफ करने का जादू कैसे करता है? इसे ऐसे सोचिए कि साबुन का अणु एक जासूस जैसा है, जिसके दो चेहरे हैं। उसका एक हिस्सा जो लंबी हाइड्रोकार्बन की पूंछ है, वो पानी से नफरत करता है, मतलब जलविरागी है। हाइड्रोफोबिक? हाँ, हाइड्रोफोबिक। लेकिन उसे तेल और मैल से दोस्ती करना बहुत पसंद है। और दूसरा हिस्सा जो आयोनिक सिर है, उसे पानी से बहुत प्यार है। जलरागी या हाइड्रोफिलिक? बिल्कुल। तो जब आप कपड़े धोती हैं तो ये जासूस मैल की पार्टी में घुस जाता है। इसकी तेल से दोस्ती करने वाली पूंछ तेल और मैल की बूंद के अंदर घुस जाती है। हजारों साबुन के अणु ऐसा ही करते हैं। और मैल की बूंद को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एकदम सही। अब बाहर की तरफ क्या है? पानी से प्यार करने वाले सिर। ये एक गुच्छा बन जाता है जिसे मिसेल कहते हैं। मिसेल? अब जब पानी आता है तो ये सारे सिर पानी को आवाज देते हैं, और पूरा का पूरा मिसेल अपने अंदर मैल को फंसाकर पानी के साथ बह जाता है, और कपड़ा साफ। वाह, ये तो कमाल की तरकीब है। लेकिन मैंने सुना है कि ये जासूस कठोर जल में अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। ऐसा क्यों? कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं, जो असल में इस जासूस के दुश्मन हैं। अच्छा। जैसे ही साबुन पानी में जाता है, ये आयन उसे पकड़ लेते हैं और एक अघुलनशील पदार्थ बना देते हैं, जिसे हम स्कम कहते हैं। वो चिपचिपा सा पदार्थ? हाँ, ये चिपचिपा पदार्थ ना तो झाग बनने देता है, ना सफाई करने देता है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए अपमार्जक यानी डिटर्जेंट बनाए गए। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हमने क्या क्या समझा। हमने कार्बन के अनोखे शेयरिंग वाले स्वभाव से शुरुआत की। फिर हमने देखा कि कैसे वही कार्बन कभी हीरे की तरह कठोर तो कभी ग्रेफाइट की तरह नर्म हो सकता है। हमने हाइड्रोकार्बन के संतृप्त और असंतृप्त परिवारों को जाना, और ये भी समझा कि कैसे एक छोटा सा फंक्शनल ग्रुप किसी यौगिक की पूरी पहचान बदल देता है। और अंत में हमने साबुन के मिसल के जरिए देखा कि यही केमिस्ट्री हमारे कपड़े कैसे साफ करती है। ये थी हमारी गहरी पड़ताल कार्बन की अनोखी दुनिया में। उम्मीद है इस चर्चा से आपको इस अध्याय को समझने में एक नई दृष्टि मिली होगी। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। आज की चर्चा के बाद एक विचार सोचने जैसा है। कार्बन के यौगिक हमारे जीवन के लिए इतने मौलिक हैं। हमारा भोजन, हमारे कपड़े, हमारे शरीर, सब कुछ कार्बन पर आधारित है। लेकिन उन्हीं यौगिकों का ईंधन के रूप में जलना हमारे ग्रह के लिए जलवायु परिवर्तन जैसी सबसे बड़ी चुनौती भी बन गया है। एक ही तत्व के ये दो पहलू, जीवन देने वाला और चुनौती देने वाला, हमें विज्ञान और इसकी जिम्मेदारी के बारे में क्या सिखाते हैं?